प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं में हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम इस कालांश में आपकी पूरक पाठ्य पुस्तिका भारत की खोज का अध्याय 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। इस अध्याय में हम महात्मा गांधी और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में। इसके पिछले भाग में हम सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में भी कुछ बातें जान चुके हैं। शुरुआत करते हैं इस भाग की। सर सैयद अहमद ख़ां का प्रभाव मुसलमानों में उच्च वर्ग के कुछ लोगों तक ही सीमित था। उन्होंने शहरी या देहाती आम जनता से संपर्क नहीं किया। सर सैयद के कई योग्य और उल्लेखनीय सहयोगी थे। सर सैयद अहमद अपने प्रयत्न में इतनी दूर तक सफल हुए कि मुसलमानों में अंग्रेज़ी शिक्षा आरंभ हो गई और उनका दिमाग राजनीतिक आंदोलन से हट गया। एक मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू की गई और उनसे नौकरियों और दूसरे पेशों में उभरते हुए मध्य वर्ग के मुसलमानों को आकर्षित किया। सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में हम पिछले भाग में जान चुके हैं कि वे एक ख़ास समुदाय यानी मुसलमान समुदाय का बहुत समर्थन करते थे। वे चाहते थे कि मुस्लिम समुदाय भी आगे बढ़े, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करे, उच्च शिक्षा प्राप्त करे और वे कुछ हद तक इसमें सफल भी हुए। यहाँ पे बताया गया है कि सर सैयद अहमद ख़ां का जो प्रभाव था शुरुआती दौर में सिर्फ कुछ उच्च वर्ग के मुसलमान लोगों तक ही सीमित रहा। वे शहरी और देहाती ने गांव की जनता के संपर्क में नहीं पहुंचे थे, वहां तक नहीं जा पाए थे। सर सैयद अहमद ख़ां के कई सहयोगी भी थे जो काफ़ी योग्य और उल्लेखनीय रहे हैं। सर सैयद अहमद अपने प्रयत्नों में काफ़ी सफल भी हुए। उसका यह प्रभाव हुआ कि जो मुसलमान लोग थे उनमें उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया और जब उनका रुझान अंग्रेजी शिक्षा की ओर गया तो उनका दिमाग राजनीतिक आंदोलन से हट गया। एक मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इसके लिए शुरू की गई और उसने नौकरियों और दूसरे पेशों में उभरते हुए मध्यम वर्ग के मुसलमानों को बहुत आकर्षित किया। मध्यम वर्ग के जो मुसलमान लोग थे वो नौकरी पेशा करने में बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगे। यह बात ध्यान देने की है कि गदर के बाद के समय में भारतीय मुसलमानों में जितने विशिष्ट लोग थे, जिनमें सर सैयद भी शामिल हैं, सभी ने पुरानी परंपरागत शिक्षा पाई थी। हाँ, उनमें से कुछ लोगों ने बाद में अंग्रेज़ी ज्ञान हासिल कर लिया। नई पश्चिमी शिक्षा ने तब भी उनके बीच कोई उल्लेखनीय व्यक्तित्व पैदा नहीं किया। यहाँ पे बताया गया है कि महत्वपूर्ण है ये बात कि गदर के बाद के समय में भारतीय मुसलमानों में जितने भी मुख्य और विशिष्ट लोग थे, जिनमें कि सर सैयद अहमद ख़ां शामिल थे, उन सभी लोगों ने जो कि आगे आए थे, उन्होंने पुरानी और परंपरागत शिक्षा ही प्राप्त की थी। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का ज्ञान नहीं लिया था, क्योंकि पश्चिमी शिक्षा का ज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान इसके लिए तो सर सैयद अहमद ख़ां ने ही प्रयत्न किए थे। परंतु जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा हासिल कर भी ली थी, उनके भी व्यक्तित्व में कोई खास या उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया था। अर्थात जो मुस्लिम समुदाय था जिन्होंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की, उनका व्यक्तित्व जो था अंग्रेजी शिक्षा से परिवर्तित नहीं हुआ, जो कि सर सैयद अहमद ख़ां का उद्देश्य था। वर्ष 1912 भारत में मुस्लिम दिमाग के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। उस साल 2 नए साप्ताहिक निकलने शुरू हुए, उर्दू में अल हिलाल और अंग्रेजी में द कॉमरेड। अल हिलाल का आरंभ अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के वर्तमान सभापति ने किया। ये 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नवयुवक थे जो 15 से 20 वर्ष की आयु में ही अपने अरबी और
फारसी के ज्ञान और गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। इसके साथ उन्होंने बाहर की इस्लामी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल की और उन सुधारवादी आंदोलनों के बारे में भी जो वहाँ चल रहे थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों की व्याख्या बुद्धिवादी दृष्टिकोण से की। वे इस्लामी देशों में किसी भी अन्य भारतीय मुसलमान की अपेक्षा अधिक प्रसन्न हुए। तो सन 1912 जो था वो भारत के जो मुसलमान थे उनका उस समय जो था दिमाग था बहुत ही विकसित हुआ और मुस्लिम दिमाग के विकास की दृष्टि से सन 1912 बहुत ही उल्लेखनीय रहा, क्योंकि उस साल 2 साप्ताहिक निकलने शुरू हुए थे। उसमें से एक जो था जिसका नाम था अल हिलाल, वह उर्दू में प्रकाशित हुआ और दूसरा जो था जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ जिसका नाम था द कॉमरेड। तो इस हिसाब से जो मुस्लिम समुदाय था वो थोड़ा सा आगे आया, एक शिक्षित वर्ग को आगे आने का मौका मिला। अल हिलाल का आरंभ अबुल कलाम आज़ाद जो कि उस समय कांग्रेस के सभापति थे उन्होंने किया था। ये 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नवयुवक थे जो कि 15 से 20 वर्ष की आयु में ही अपने अरबी और फारसी ज्ञान और गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। यह अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी और नेहरू जी से भी इनके अच्छे संबंध थे। तो ये नवयुवक थे। 1924 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि पा ली थी अपने ज्ञान के माध्यम से। इसके साथ उन्होंने बाहर की इस्लामी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल की और उन सुधारवादी आंदोलनों के बारे में भी जो वहाँ चल रहे थे। यानी वे इस्लाम को और आगे ले जाना चाहते थे, मुस्लिम लोगों को और आगे बढ़ाना चाहते थे और इसलिए दुनिया में जहाँ से भी उन्हें अच्छी जानकारी हासिल होती थी, सुधारवादी आंदोलन जहाँ होते थे, वहाँ क्या हो रहा है, किस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही, उनके बारे में भी जानकारी एकत्रित करते रहते थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों की व्याख्या बुद्धिवादी दृष्टिकोण से की। वे इस्लामी देशों में किसी भी अन्य भारतीय मुसलमान की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हुए। यानी अन्य देशों में जो प्रसिद्ध इस्लामी या भारतीय मुसलमान थे उनमें वे काफ़ी प्रसिद्ध रहे। उनका दृष्टिकोण अधिक उदार और तर्कसंगत था। इस कारण वे पुराने नेताओं के सामंती, संकीर्ण धार्मिकता और अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर थे। उनका जो दृष्टिकोण था, उनकी सोचने समझने की शक्ति थी, जो लोगों को देखने का नज़रिया था, वो बहुत ही उदारवादी था और काफ़ी तर्कसंगत भी था। इसी कारण वे पुराने नेताओं के सामंती, संकीर्ण धार्मिकता और अलगाववादी दृष्टिकोण से बहुत दूर थे। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण वे अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रवादी थे। आज़ाद की शैली में उत्तेजना और तेजस्विता थी। गो कि कभी कभी वह फारसी पृष्ठभूमि के आधार के कारण कुछ कठिन प्रतीत होती थी। नए विचारों के लिए उन्होंने नई शब्दावली का प्रयोग किया और उर्दू भाषा जैसी आज है उसे यह रूप देने में उनका निश्चित योगदान था। उनमें मध्ययुगीन पंडिताउपन, 18वीं शताब्दी की तार्किकता और आधुनिक दृष्टिकोण का विचित्र मेल था। तो आज़ाद की जो शैली थी वो उत्तेजनात्मक थी, उसमें तेजस्विता थी और उसमें फ़ारसी पृष्ठभूमि के कारण थोड़ी सी जो उनकी पृष्ठभूमि थी, समझने की शक्ति थी, वो थोड़ी सी जो शैली थी उनकी थोड़ी सी कठिन भी लगती थी। नए विचारों के लिए उन्होंने नई शब्दावली का प्रयोग किया और उर्दू भाषा का जो आज जो रूप हम देखते हैं उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। उनमें मध्ययुगीन पंडिताउपन, 18वीं शताब्दी की तार्किकता और आधुनिक दृष्टिकोण का विचित्र मेल था। मध्ययुगीन पंडिताउपन, 18वीं शताब्दी की जो तार्किकता थी, जो तर्क संगत उनकी जो बातें थी, उनका जो दृष्टिकोण था, आधुनिक दृष्टिकोण था, ये सब बहुत ही अप्रतिम था। अलीगढ़ कॉलेज में सर सैयद खान से उनका संबंध रहा था, लेकिन अलीगढ़ कॉलेज की परंपरा अलग थी और राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से वे रूढ़िवादी थे।
अपने विद्यार्थियों के सामने वे जो मुख्य लक्ष्य रखते थे वह था निचले दर्जे की सरकारी नौकरी में प्रवेश करना। इसके लिए सरकार समर्थक रवैया अनिवार्य था और राष्ट्रवाद और विद्रोह के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। अलीगढ़ कॉलेज का समुदाय अब नए मुसलमान बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहा था और कभी कभी प्रकट रूप से और अधिकतर पर्दे के पीछे से अलग लगभग हर मुस्लिम आंदोलन को प्रभावित करता था। मुस्लिम लीग की स्थापना मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के प्रयास से हुई। अलीगढ़ कॉलेज में जो सर सैयद अहमद खान थे उस समय, उनका संबंध मौलाना से रहा, लेकिन अलीगढ़ कॉलेज की परंपरा अलग थी। वे काफ़ी रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे। अपने विद्यार्थियों के सामने वो एक ही लक्ष्य रखते थे कि वे सरकारी नौकरियों में प्रवेश कर सकें। इसलिए सरकार समर्थक रवैया अनिवार्य रूप से उन्हें अपनाना ही होता था। इसलिए कहीं न कहीं वो राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम नहीं दर्शा पाते थे और इसीलिए विद्रोह नहीं कर सकते थे। अलीगढ़ कॉलेज का समुदाय अब नए मुसलमान बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहा था और कभी कभी प्रकट रूप से पर अधिकतर पर्दे के पीछे से लगभग हर मुस्लिम आंदोलन को प्रभावित भी करता था। मुस्लिम लीग की स्थापना मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के प्रयास से हुई थी। इन्हीं लोगों ने प्रयास किया जिसके कारण मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अबुल कलाम आज़ाद ने इस पुरातन पंथी और राष्ट्र विरोधी भावना के गढ़ पर हमला किया। यह काम उन्होंने ऐसे विचारों के प्रसार से किया जिन्होंने अलीगढ़ परंपरा की जड़ ही खोद दी। इस युवा लेखक और पत्रकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवी समुदाय में सनसनी पैदा की। यद्यपि बुजुर्गों ने उस पर भौहें चढ़ाई, पर युवा पीढ़ी के दिमाग में उनके शब्दों ने उत्तेजना पैदा कर दी। अब अबुल कलाम आज़ाद, जो कि उस समय नवयुवक थे, उन्होंने जो पुरानी उनकी रूढ़िवादी पुरानपंथी जो विचारधारा थी वो सब बदल दी, क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी भावनाएं थी। यह काम उन्होंने ऐसे विचारों के प्रसार से किया जिन्होंने अलीगढ़ की जो परंपरागत जो उनकी सोच थी उसको ही बदल दिया, उसकी जड़ को खोद कर, या कहें कि जड़ ही जो उनकी सोच थी उसकी जड़ ही उखाड़ कर फेंक दी। इस युवा लेखक और पत्रकार, युवा लेखक भी थे और पत्रकार भी थे और काफ़ी बुद्धिजीवी भी थे। तो इस युवा लेखक और पत्रकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवी समुदाय में सनसनी पैदा कर दी। हालांकि जो बुजुर्ग लोग थे इस समुदाय से, जो बूढ़े हो चले थे, उन लोगों ने ज़रूर इस पर अपनी भौहें चढ़ाई, उन्होंने अपना विरोध भी प्रकट किया। उन्हें उनका रवैया पसंद नहीं आ रहा था, परंतु जो नई युवा पीढ़ी थी उसके दिमाग में कहीं न कहीं इनके शब्दों ने एक उत्तेजना पैदा की, एक तरह की चेतना पैदा की। अब बढ़ते हैं तिलक और गोखले की ओर। आज हम इस भाग में जानेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में और बाल कृष्ण गोखले के बारे में। नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी, जब प्रौढ़ हुई तो एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आया। ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे और बड़ी संख्या में निम्न मध्य वर्ग, विद्यार्थी और युवा लोगों के प्रतिनिधि थे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था उसमें इस प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभर कर आए, लेकिन इसके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे और संघर्ष अनिवार्य था। इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के बुजुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी, जिन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था, अपने अवकाश प्राप्त जीवन से वापस लाए गए। बचाव थोड़े ही दिन के लिए हुआ और 1907 में संघर्ष फिर हुआ, जिसमें पुराने उदार दल की जीत हुई। पर इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्यक जनता तिलक और उनके समुदाय के पक्ष में थी। कांग्रेस का महत्व काफ़ी कुछ घट गया था और बंगाल में हिंसक गतिविधियां सामने आ रही थी।
तो नेशनल कांग्रेस जो थी, नेशनल कांग्रेस, उसकी स्थापना 1885 में हुई थी। अब काफ़ी समय हो गया था, लगभग 1905 की बात है ये। तो उस समय तक कांग्रेस बहुत पुरानी हो गई थी। यहाँ पर इस समय अब एक नया जो नेतृत्व था वो सामने आने लगा। नए जो युवा पीढ़ी थी वो नेतृत्व करने लगी थी नेशनल कांग्रेस का। ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे। जैसे कि हमने पहले देखा कि नेहरू जी थे, गांधी जी थे, वे लोग क्या थे, नरमी से काम लेते थे। लेकिन अब जो नेतृत्व उभर कर आ रहा था वो थोड़ा सा आक्रामक रवैये वाला था और बड़ी संख्या में इसमें निम्न मध्य वर्ग, विद्यार्थी और युवा लोगों के प्रतिनिधि थे। इसमें जो लोग जुड़ रहे थे वो युवा थे, या तो वे विद्यार्थी थे या निम्न मध्य वर्ग के लोग थे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था उसमें इस प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभर कर सामने आए। लेकिन इसके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक बने। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्रांतिकारी जो इन्होंने नारे दिए थे वो हवा में गूंज रहे थे और अब संघर्ष जो था वो निश्चित हो गया था, अनिवार्य हो गया था। इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के जो बड़े बुजुर्ग थे, दादा भाई नौरोजी, उन्हें भी बुलाया गया, उन्हें भी शामिल किया गया, जिन्हें उस समय राष्ट्रपिता समझा जाता था। अपने अवकाश प्राप्त जीवन से वे वापस लाए गए। बचाव वैसे तो थोड़े दिन के लिए ही हुआ, उनका थोड़े दिन के लिए ही सहारा लिया गया और उसके बाद 1907 में फिर से संघर्ष हुआ, फिर से प्रयास शुरू हो गए, जिसमें पुराने उदार दल की जीत हुई। जो पहले की नरमी वाला दल था, जो कि नरमी रखता था, जो कि काफ़ी उदार था, उस दल की इसमें जीत हुई। जो आक्रामक रवैया था उसे ठुकराया गया। पर इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्यक जनता तिलक और उसके समुदाय के पक्ष में थी, है ना। काफ़ी लोग जो बड़े बुजुर्ग थे, जो पुरानी राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसमें जो शामिल नेतृत्व थे, उनका सम्मान ज़रूर करते थे, परंतु अधिकतर जो संख्या थी, अधिकतर जो जनसंख्या थी वो तिलक और उनके समुदाय के ही पक्ष में थी। कांग्रेस का महत्व काफ़ी कुछ घट गया था और बंगाल में हिंसक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर हमारा जो आज का पाठ है, अध्याय 6 जो है ये समाप्त हुआ। अगले कालांश में हम पढ़ेंगे अध्याय 7।